नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल पाराशर, असिस्टेंट प्रोफेसर पीजी डिपार्टमेंट ऑफ स्वास्थ्य, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, डॉक्टर SR, राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर। आप सभी का इस सेशन में स्वागत करता हूं। यह सेशन हमारा निद्रा निरूपण के ऊपर डिपेंडेंट है। निद्रा हमारे लिए परम आवश्यक है। जो कुछ भी भोजन, जो कुछ भी हम बाहर से एनवायरनमेंट से हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए ग्रहण करते हैं, वो सभी हमारी बॉडी में किस तरीके से रीजनरेशन में काम में आता है, यह डिसाइड करने का काम निद्रा ही करती है। निद्रा ही वो कारक है जो हमारे भोजन में उपस्थित प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स को अपने अपने स्थान पर पहुंचा करके इस शरीर को मेंटेन करने के लिए और इस शरीर की ग्रोथ के लिए आवश्यक चीज़ है। आपको यह बात जानकर बहुत ताज्जुब होगा, बहुत अच्छा भोजन करने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति प्रॉपर निद्रा न ले पाए तो भी उसकी बॉडी की ग्रोथ नहीं होती है। इसलिए यह अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस कोर्स या सिलेबस के अंदर रखा गया है। हम बहुत जनरल वे में आयुर्वेद निद्रा के बारे में क्या कहता है, हम इस चीज़ पर विशेष रूप से फोकस करते हुए इस क्लास को देखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आयुर्वेद का कंसेप्ट निद्रा हमें आती कैसे है, इस बारे में जो है वो यह है कि जब शरीर और मन थक जाता है तो इंद्रियां अपने अपने विषयों से अलग होने लगती हैं और उस कंडीशन में पर्टिकुलर उस इंद्रिय से संबंधित जो ज्ञान है उसका अभाव होने लगता है और यह अभाव ही निद्रा का रूप है। योग के अंदर कहा गया है, अभाव प्रत्यालंबनी वृत्तिर निद्रा, ऐसी वृत्ति जो अभाव का अवलंबन करे वह निद्रा कहलाती है। तो इस प्रकार इंद्रियों का और मन का अपने अपने विषयों से हटना और हमारा सुप्त अवस्था में चले जाना, यही निद्रा आयुर्वेद के अनुसार हमें मानी गई है। इस आयुर्वेद के महत्व के बारे में बात करें तो जैसा हमने अभी पहले डिस्कशन किया, निद्रा आयत्तम सुखम दुखम पुष्टि कार्शे बलाबलम वृषता क्लीवता ज्ञानम अज्ञानम जीवितम न च, इतना तक कहा गया है कि ये सभी चीज़ें सुख दुख, पुष्टि कार्शे, बल अबल, वृषता क्लीवता, ज्ञान और अज्ञान, यहाँ तक कि जीवन और मरण, यह सब भी निद्रा के अधीन ही है। इन सबको निद्रा इंजीनियर की तरह वर्क करती है और इन सबको निद्रा रेगुलेट करती है। निद्रा हम कितने प्रकार की देख पाते हैं? सामान्य आयुर्वेद के अंदर निद्रा को 6, 3 और 7 विभागों में अलग अलग तरीके से माना गया है, पर हम यहाँ पर दैनिक जीवन में हमको निद्रा के कितने भेद या क्या क्या पोजीशंस, कंडीशंस हमको नज़र आती हैं, चाहे वो डिजीज़ इंड्यूस्ड हो, चाहे वो हमारी नॉर्मल रूटीन लाइफ के अंदर हो, हम उन्हीं के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो हमें 2 प्रकार की निद्रा एक तरीके से देखने को मिलती है, एक है सम्यक निद्रा और एक है असम्यक निद्रा। एक सम्यक निद्रा जो कि हमको रोज़ अपने डेली रेजिमेन के अंदर लेना चाहिए, असम्यक निद्रा जो डिफरेंट कंडीशंस की वजह से हमको देखने को मिलती है। वो कंडीशंस कौन कौन सी हो सकती हैं? वो कंडीशंस हैं हमारे पास अनिद्रा, अकाल निद्रा और अति निद्रा। अनिद्रा मतलब स्लीपलेसनेस, मतलब निद्रा आ ही नहीं रही है। अकाल निद्रा मतलब हमें रात को सोना चाहिए, हम दिन में 2-2, 3-3, 4-4 घंटे सो रहे हैं, या हमें शाम को नींद आ रही है, मतलब निद्रा का जो समय नहीं है उस समय पर नींद लेना, यह है अकाल निद्रा। और अति निद्रा है कि हम, जैसा कि आपको पूर्व में दिनचर्या की क्लास में बताया है कि हम 6 से 8 घंटे सो रहे हैं, सोना हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है और हम उससे ज़्यादा सो पा रहे हैं, हम उससे ज़्यादा निद्रा ले रहे हैं, तो यह अति निद्रा की श्रेणी में है और यह भी अपने आप में एक रोग है और हमें इसका भी उपचार करना चाहिए। इन्हीं कंडीशंस के बारे में और इनको कैसे हम रेगुलेट करें, यहाँ पर देखते हैं कि यदि अनिद्रा की पोजीशन है तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो इसका बनता है वो है अभ्यंग करें, अच्छी मसाज करें, उत्सादन करें। उद्वर्तन के बारे में हमने दिनचर्या में पढ़ा है, स्निग्ध भोजन लें, दूध दही का सेवन करें, मन को सुख देने वाले कार्य करें। योग के अंदर स्पेशली अनुलोम विलोम प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम का अनिद्रा में बहुत अच्छा ही यूज़ है। अनुकूल गंध का सेवन करें, संगीत का सेवन करें, या संगीत बहुत अच्छे और सूदिंग संगीत को हम सुन सकते हैं, और शामक प्रभाव वाली औषधियों का सेवन करना यहाँ पर लाभप्रद होता है।
इसके बाद है अकाल निद्रा। अकाल निद्रा ज़्यादातर उन लोगों को ज़्यादा परेशान करती है जो लोग विभिन्न प्रकार की ड्यूटीज़ के अंदर अपनी नींद को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते, जैसे कि गार्ड हैं या पुलिस वाले हैं या डॉक्टर्स हैं या आईटी सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं जिनकी ड्यूटी कभी नाइट में कभी डे में इस टाइप से लगती रहती है। उन लोगों के लिए अकाल निद्रा की पोजीशन ज़्यादा बनती है। पर अकाल निद्रा में एक चीज़ ध्यान रखिए कि दिवाशयन अकाल निद्रा में नहीं आता है। ग्रीष्म ऋतु के अंदर बालकों के लिए और वृद्ध लोगों के लिए दिवाशयन हितकारक है। इसके अलावा किसी भी ऋतु में दिवाशयन नहीं करना चाहिए। इन पोजीशंस के अलावा दिवाशयन अहितकारक है, तो वह भी अकाल निद्रा की श्रेणी में ही आता है। इसलिए मैंने दिवाशयन को यहीं पर इसी स्लाइड के अंदर रखा है। अगर रेगुलर प्रैक्टिस अकाल निद्रा की बन जाती है तो उस समय पर हमें नस्य वमन या संशोधन या लंघन या मन को व्याकुल करने वाले कार्य जिनमें एक्साइटमेंट हो, जैसे कि कोई ऐसा गेम खेलने लग जाएं हम, या मन को किसी और नई चीज़ में लगा करके अकाल निद्रा के टाइम को धीरे धीरे करके टालना चाहिए और सम्यक निद्रा की ओर शरीर को बढ़ाना चाहिए। ठीक इसी पोजीशन के अंदर हमारे पास तीसरी जो कैटेगरी है वो है अति निद्रा की। अति निद्रा का मतलब है कि अत्यधिक निद्रा का आना। ऐसी पोजीशन के अंदर भी हमें नस्य का सेवन करके या पंचकर्म के चिकित्सक से मिलकर के वमन संशोधन कराना चाहिए, या फिर लंघन का सेवन करना चाहिए, रक्त मोक्षण करना चाहिए और मन को व्याकुल करने वाले कार्यों के द्वारा अति निद्रा को कम करना चाहिए और निद्रा की वो जो रेगुलर साइकिल बनी हुई है उस साइकिल को तोड़ना चाहिए। तो हमें किसी भी प्रकार से अकाल निद्रा, अति निद्रा और अनिद्रा इन तीनों पोजीशन से सम्यक निद्रा की ओर बढ़ना है। यही हमारा मुख्य रूप से ध्येय है। मैंने यहाँ पर आपको कुछ इनके ट्रीटमेंट्स भी बताने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि यह प्रेजेंटेशन आपके लिए काफ़ी हितकारक होगा और निद्रा को क्यों निद्रा आती है, उसके क्या क्या गुण हैं और उसकी विभिन्न डिफॉर्मिटीज़ को समझने में भी मददगार साबित होगा। धन्यवाद आप सभी को।